हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूअर की भेजी हुई एक और घटना बताने वाला हूँ। असल में दो घटनाएं बताने वाला हूँ। ये दोनों घटनाएं मुझे एक ही व्यूअर ने भेजी हैं। ये दोनों घटनाएं उन्हीं के घर में घटी थी, एक उनके साथ और एक उनके पिताजी के साथ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके साथ भी अगर ऐसी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम जूही है। मैं उत्तर प्रदेश में मथुरा की रहने वाली हूँ। ये घटना मुझको पहली बार मेरे पिताजी ने बताई थी। हालांकि ये घटना मेरे साथ भी घटी थी, लेकिन जब मैंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में अपने पापा को बताया तब उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे घर में जब वो छोटे थे तो उनके साथ भी ये घटना घटी थी। सबसे पहले जो घटना मेरे साथ घटी वो मैं आपको बताती हूँ। ये घटना मेरे साथ 2008 में घटी थी। हमारा घर काफी ज्यादा पुराना बना हुआ था। वो कब का है मुझे ये भी याद नहीं है। पापा ने बताया था जब आखिरी बार उन्होंने अपने दादाजी से पूछा था कि ये घर कितना पुराना है तो उनके दादाजी ने बोला था कि उनको भी याद नहीं, इतना पुराना है हमारा घर। हालांकि अब उसको मेंटेन करा दिया गया है। हम कुछ साल तक अलग रहे, हमने उस घर को तोड़वा दिया और फिर उस घर को नए सिरे से बनवाया। जो घटना मेरे साथ घटी थी पहले आप वो सुनिए। जैसा कि मैंने बताया 2008 में मेरे साथ ये घटना घटी। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। घर में दादी थी और मैं थी। हमारा घर काफी ज्यादा बड़ा था। उस वक्त उस घर में करीबन 6 कमरे थे। उन 6 कमरों के अलावा स्टोर रूम और कुछ ऐसे कमरे थे जो कभी खुलते भी नहीं थे, जिनमें पुराना सामान रखा रहता था। वो घर इतना पुराना था कि उस पे लगे दीवालों के पेंट भी उजड़ के नीचे गिर रहे थे और अंदर की ईंटें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सफेद रंग के खंबे अब पूरी तरह से काले हो चुके थे। दीवालें भी गंदी हो चुकी थी। घर के फर्श की जमीनें भी लगभग टूट चुकी थी। घर की छत तो काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन लगातार बारिश का पानी जमा होने की वजह से छत पर काई लग चुकी थी। कई जगह से तो छत भी कमजोर हो गई थी। मैं छत पर भी नहीं जाती थी क्योंकि पापा ने मुझे छत पर जाने से मना किया था। हमारा घर घर कम भूत बंगला ज्यादा लगता था। मैं अक्सर मम्मी और दादी माँ से कहती थी कि हम इस घर को बेच क्यों नहीं देते हैं, ये बहुत बेकार घर है। पर वो लोग मुझे चुप करवा देते थे। वो कहते थे कि ये हमारा पुश्तैनी घर है, हम इसको नहीं बेचेंगे। और बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी थी। किसी की कही हुई छोटी छोटी बात भी मुझे बहुत ज्यादा बुरी लग जाती थी। जब दादी माँ ने मुझसे ये बात बोली तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाके मैं अपना काम करने लगी। मैं उस वक्त दादी माँ पे चिल्ला कर गई थी। वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और मैंने उनसे कहा था कि अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरा कमरा भी बहुत ज्यादा पुराना था। उसमें एक पुरानी लकड़ी की खिड़की लगी हुई थी जिसकी एक खिड़की बंद रहती थी और उस लकड़ी की खिड़की में जो लोहे की जालियां लगी हुई थी उनमें भी लगभग बुरी तरीके से जंग लग चुका था। मैं उन्हीं खिड़की से बाहर की तरफ देखा करती थी। जब भी कभी बारिश होती थी तो बारिश की बूंदें उसी खिड़की से मेरे कमरे में अंदर आ जाया करती थी। उस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं थे। शाम के 7 बज रहे थे। बारिश भी काफी तेज हो रही थी और मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। जिस मोहल्ले में हमारा घर था उस मोहल्ले में कई ऐसे घर थे जो बहुत ही ज्यादा पुराने थे। पापा के दोस्त लोग भी उस घर में रहा करते थे। मेरे कमरे की खिड़की से वो सारे घर दिखाई देते थे। जब भी कभी तेज बारिश होती थी तो लाइट चली जाया करती थी। उस दिन भी वैसा ही हुआ, लाइट चली गई, जो कि वहां पर सबके लिए एकदम आम बात थी। मैं उसी खिड़की से बाहर देख रही थी। लोग आ जा रहे थे। कुछ ही गाड़ियां थी जो आते जाते दिख रही थी। बाकी पूरे घर में कोई नहीं था।
मम्मी दोपहर में ही शाम का खाना बनाकर चली गई थी, ताकि अगर रात में उनको और पापा को लौटने में देर हो जाए तो मैं खुद दादी के लिए खाना निकाल दूं और खा लूं। शाम के टाइम में काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था, लाइट भी चली गई थी। उस वक्त हमारे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं था। अंधेरे में से मुझे दादी अपने पास बुला रही थी। वो मुझे चिल्लाकर कह रही थी कि मैं मोमबत्ती को जला दूं, काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, मैं सुबह की सब्जी को गर्म कर दूं और रोटी लेकर आ जाऊं। उनको भूख लग रही थी। मैंने कहा ठीक है, आप वहीं पर बैठो जहां पर आप बैठी हुई हो, मैं अभी मोमबत्ती जलाकर लाके आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद किचन में जाके खाना निकाल के आपको दे दूंगी। आप आराम से खाना खा के सो जाइएगा। उस वक्त मैं दादी पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन मैं दादी को उतना ही प्यार भी करती थी। मैंने वैसा ही किया। बारिश की वजह से बारिश का पानी खिड़की से अंदर आ रहा था। फर्श पे काफी ज्यादा पानी गिर चुका था। मैंने तुरंत खिड़की को बंद किया और किचन की तरफ किसी तरह अंधेरे में गई। किचन में पोछा रखा हुआ था। मैंने सोचा कि पहले मैं मोमबत्ती जला के दादी के पास रख लूं, उसके बाद वहां पर पोछा लगा दूंगी। मैं किचन में गई और वहां पर मोमबत्ती ढूंढने में मुझे समय लग गया। मोमबत्ती मिलने के बाद मैंने मोमबत्ती को जला के दादी के पास रख दिया। दादी तब तक सो चुकी थी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तभी मैंने दादी को सोते हुए उठा दिया। मैंने कहा, दादी उठ जाओ, खाना खा लो। दादी नहीं उठ रही थी। मैंने 2-3 बार उनको हाथ लगा के उठाया। वो ऐसे चौंक के उठी कि मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उनको बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में उठा दिया था, जिसके चक्कर में वो मुझको उठते ही डांटने लगी, क्योंकि वो भी चौंक गई थी और मैं भी उनके ऐसे झटके से उठने से डर गई थी। तभी मैंने दादी से बोला कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, आप खाना खा लो और अपनी दवाई ले लो, उसके बाद आप सो जाना। दादी मेरी बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती थी। मैंने किसी तरह उनको खाना खिलाया और उनको दवाई दी और कुछ देर उनके पास ही बैठी रही। तभी मुझे याद आया कि मेरे कमरे में ढेर सारा पानी गिरा हुआ है, मुझे उसको पोंछना भी है। कहीं मम्मी अगर मेरे कमरे में गई और उन्होंने उस पानी को देखा तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं तुरंत किचन के अंदर गई और वहां से पोछा उठाया। पोछा उठाते ही मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी मुझे हॉल में से एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज किसी चीज के गिरने की थी। वो आवाज इतनी भी तेज नहीं थी, लेकिन मैंने उसको सुन लिया। वो आवाज उन्हीं 3 कमरों में से आ रही थी जो कि अक्सर बंद रहते थे। उन कमरों में मैं ज्यादा नहीं जाती थी। वो कमरे 6-7 महीने से वैसे ही बंद थे। अंदर से वो कमरे काफी ज्यादा बड़े हैं। उन कमरों में हमारे पुराने जमाने की चीजें रखी हुई थी, जैसे बिस्तर, कुर्सी, अलमारी और पुराने बुजुर्गों की फोटोग्राफ और उनके कपड़े। पापा उन सब चीजों को फेंकते भी नहीं थे। उन्होंने बताया था कि ये सब चीजें वहां पर तब से रखी हुई हैं जब वो मेरी उम्र के थे। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद बिल्ली अंदर घुस गई है, क्योंकि किचन में दूध रखा हुआ था और बिल्ली अक्सर सारा दूध पी जाती थी। हमारे किचन में कोई दरवाजा भी नहीं था, बस एक पर्दा लगा हुआ था। मैं पोछे को हाथ में पकड़ते ही उस दरवाजे की तरफ गई। वो तीनों दरवाजे बंद थे, उन पर ताला लगा हुआ था। उन दरवाजों के कोने में हल्के हल्के छेद भी हो गए थे, जिससे वहां पर छछूंदर घुस जाते थे। उस टाइम हमारे घर में काफी बड़े छछूंदर भी हुआ करते थे। फिर मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया। मुझे यह भी नहीं पता था कि वो आवाज तीनों कमरों में से किस कमरे में से आई थी। मैं दोबारा वापस घूम गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, और तभी मुझे दोबारा कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। इस बार वो आवाज उस कमरे से आई थी जिसके सामने मैं खड़ी थी। मैंने फिर कान लगा के सुनने की कोशिश की। मुझे उस कमरे के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में ही कुछ गुनगुना रहा हो। मुझे बस हल्का फुल्का यही सुनाई दिया कि वो मुझे देख रही है, वो दरवाजे के पीछे है, वो मुझे देख रही है। उसने अपने हाथ में कोई कपड़ा पकड़ा हुआ है, वो अभी छोटी है। लगातार ऐसे ही आवाजें उस कमरे के पीछे से मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे कि कोई खुसखुसा रहा हो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं डर के दादी को चिल्ला के बुलाने लगी।
जब मैं दादी को चिल्ला के बुलाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नाटक मत करो, तुम एक बार वैसे ही मुझे डरा चुकी हो, अपने ये हंसी मजाक मत किया करो, हर बार मजाक अच्छा नहीं होता। मैं दादी को बार बार चिल्ला के बुला रही थी कि दादी अंदर कोई है, जिसकी मुझे आवाज सुनाई दी, लेकिन दादी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। मैं दादी को लगातार बुलाए जा रही थी। मेरे बुलाने के बाद भी जब दादी मेरे पास नहीं आई तो मैं भागते हुए उनके पास गई। मैंने कहा, दादी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूं, मुझे अभी उस कमरे के पीछे से आवाज आई। फिर मैं दादी को जबरदस्ती उठा के उस कमरे के पास लेके गई। दादी ने उस कमरे को देखा। दादी ने मुझसे कहा कि इस कमरे के ताले की चाबी कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता। दादी ने बोला कि उस कमरे की चाबी तुम्हारे पापा कहीं पर रख के गए हैं, ये कमरा काफी दिनों से बंद है और इसके ताले में भी जंग लग गया है। अब जब तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम आराम से इस कमरे के ताले को खोलना और अंदर जाके देख लेना, अंदर जो कोई भी है उससे जाके मिल लेना। दादी मुझको ये ताना मार के चली गई। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। उस वक्त इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। डर की वजह से मैं दादी के पास जाके बैठ गई। मैंने अपने हाथ में उस पोछे को पकड़ा हुआ था। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। दादी जैसे ही अपने कमरे के बिस्तर पर जाकर लेटी और सो गई। मैं दादी के पास ही बैठी हुई थी। कुछ देर बाद दादी के कमरे के ऊपर का पंखा चलने लगा। मतलब लाइट आ चुकी थी। उनके कमरे की लाइट पहले से ही बंद थी। पंखा घूमते ही मैं डर गई, क्योंकि वो पंखा भी काफी ज्यादा पुराना था, उसमें जंग लग चुका था। पंखे के घूमने की आवाज इतनी अचानक से आई कि मैं कुछ देर के लिए घबरा गई थी। लाइट आने के बाद बरामदे में जहां पर दादी बैठी हुई थी वहां की लाइट भी चलने लगी और मेरे कमरे की लाइट भी जलने लगी। मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि अब पूरे घर में उजाला हो गया था। जहां पर दादी पहले बैठी हुई थी मैं वहां पर गई। वहां पर उनकी थाली रखी हुई थी। मैंने उनकी थाली को उठा के किचन के वॉश बेसिन में रखा और फिर मोमबत्ती बुझा दी। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने कमरे में अभी तक पोछा नहीं लगाया है। दादी के खाने की थाली उठाते वक्त मैंने पोछा वहीं पर ही रख दिया था। मैंने वहां से पोछा लिया और मैं फिर अपने कमरे में गई। मैं देख के हैरान हो गई थी। कमरे में खिड़की से जहां पर पानी गिरा हुआ था वहीं से ही बड़े बड़े पैरों के निशान उसी पानी से होते हुए मेरे कमरे के बाहर निकले थे। वो पैरों के निशान पानी के बने हुए थे और वो काफी ज्यादा बड़े थे। वो किसी बड़े आदमी के पैरों के निशान थे। वो पैरों के निशान पानी से होते हुए मेरे कमरे के दरवाजे से निकले और उसी कमरे में चले गए थे जिस कमरे से मुझे 1 घंटे पहले किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई थी। वो निशान देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मैं अब अपने कमरे में भी बैठना नहीं चाह रही थी। मैं जाके दादी के पास बैठ गई और घंटों तक वहीं पर बैठी रही। उस वक्त हमारे घर में कोई फोन भी नहीं था और ना ही मेरे पास कोई मोबाइल था कि मैं मम्मी पापा को यहाँ की परिस्थिति के बारे में बता सकूं। मैं दादी को जगाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो पहले भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। खाना खा के उन्होंने दवाई भी खा ली थी, तो इसलिए वो गहरी नींद में थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं क्या करूं। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस वक्त मैं दादी के बगल में ही बैठी हुई थी। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरा सच था या वहम, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई और भी टहल रहा है। मुझे उसके चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने पैरों को जमीन से घिसला घिसला के टहल रहा हो, क्योंकि पूरे घर की फर्श वैसे ही उजड़ी हुई थी और पैर घिसला के अगर कोई भी चलता तो जाहिर सी बात है आवाज हमें सुनाई देती। ये मेरा वहम था या सच, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हिम्मत दादी के कमरे से बाहर निकलने की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मैं 1 घंटे तक उन्हीं के कमरे में बैठी हुई थी और चुपचाप उस आवाज को सुन रही थी। 1 घंटे बाद मुझे एक और आवाज आई और वो आवाज पापा के स्कूटर की थी। पापा आ चुके थे। पापा मम्मी स्कूटर से जैसे ही आए मैं भागते हुए घर के मेन दरवाजे पर गई। बारिश की वजह से वो लोग बहुत बुरी तरीके से भीग चुके थे। मैंने मम्मी पापा का सामान लिया और घर के अंदर रखा। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, अगर मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगी।
उस समय मम्मी का मूड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि वो बारिश में भीग चुकी थी और उनको ठंड भी लग रही थी। मम्मी ने मुझसे बोला कि अभी उनके पास कोई भी बात करने का समय नहीं है, वो मुझसे बाद में बात करेंगी। पापा के भी कपड़े भीग चुके थे। मैंने सोचा कि शायद पापा का भी मूड खराब होगा। मैंने उनको तौलिया ला के दिया और फिर उन लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए। पापा मम्मी कपड़े चेंज कर चुके थे। उसके बाद मैं उनके लिए चाय बना कर लाई। मैंने उनको बैठाया और फिर मैं उनसे बात करने लगी। मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैंने दादी को खाना दिया या नहीं। मैंने उनको बताया कि मैंने दादी को खाना दे दिया और दवाई देके सुला भी दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं। मैंने उनसे बोला कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। उस वक्त रात के 9:30 हो रहे थे। मम्मी ने मुझे गुस्से से बोला कि रात के 9:30 हो रहे हैं, कल तुमको स्कूल जाना है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। तब मैंने मम्मी को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में हमारे और दादी के अलावा भी कोई है। जब मैंने मम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने भी मेरी बात को मजाक में ही लिया। मैंने मम्मी से बोला कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, आखिर मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। उन्होंने मेरी बात को एकदम नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में चली गई। तब मैंने पापा को बताया कि पापा मैंने अभी यहाँ पर किसी आदमी के पैरों के निशान देखे जो कि उस बीच वाले दरवाजे की तरफ गए थे और उसके बाद वो निशान वहां से गायब हो गए। मैं पापा को वो निशान दिखाती भी कैसे, क्योंकि उन निशान को गायब हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। मैं पिछले 1 घंटे से दादी के कमरे में ही बैठी हुई थी। वो निशान कब गायब हो गए मुझे पता भी नहीं चला। हालांकि खिड़की से गिरा हुआ पानी अभी भी वहीं पर ही पड़ा था। मम्मी ने उस पानी को देखा और मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने मम्मी से बताया कि मैं पानी को हटाने वाली थी, लेकिन तभी मुझे यहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखे जो कि मेरे कमरे से निकलते हुए उस बंद दरवाजे की तरफ गए। पापा ने जब मेरी ये बात सुनी तो वो मम्मी से कुछ भी नहीं बोल रहे थे और मम्मी को मेरी सारी बातें झूठी लग रही थी। उनको ये लग रहा था कि मैं भूल गई हूँ और अब मैं बहाना बना रही हूँ। फिर मम्मी ने गुस्से में पोछा उठाया और खुद ही उस पूरे पानी को साफ किया। उन्होंने गुस्से में पोछे को किचन में रखा और जाकर सो गई। मैंने खाना नहीं खाया था। मम्मी पापा बाहर से खाना खा कर आए थे। पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पानी के बने हुए पैरों के निशान देखे हैं। पापा ने सबसे पहले मुझसे बोला कि मैं अपने लिए खाना लेकर आऊं। फिर मैं किचन में जाके खाना लेकर आई और वहीं पर पापा के पास डाइनिंग रूम में बैठ गई। फिर मैंने पापा को एक एक चीज़ बताई। पापा ने मेरी बात पर विश्वास भी किया। पापा ने बताया कि ये जो घटना तुम्हारे साथ घटी है, मेरे साथ में भी बचपन में एक बार ऐसी घटना घट चुकी थी। जब पापा ने मुझको ये बताया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। फिर मैंने पापा से पूछा कि आपके साथ क्या घटना घटी थी, आप मुझे भी बताओ, और आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है। फिर पापा ने मुझको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। पापा ने मुझको बताया कि जब उनकी उम्र करीब 10 साल की थी तब उनके साथ ये घटना घटी थी। उस वक्त उनके दादाजी काफ़ी बीमार थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। पापा के दादाजी यानी कि मेरे परदादा, मैंने तो सिर्फ उनको फोटो में ही देखा है। पापा ने बताया था कि उनके दादाजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल थे। उनके सामान को कोई एक जगह से दूसरी जगह हिला तक नहीं पाता था। जहाँ पर उन्होंने अपना सामान छोड़ा होता है, उनको अपना सामान उसी जगह चाहिए होता है। वो हर किसी पे गुस्सा करते थे, चाहे कोई घर का हो या बाहर वाला। नवंबर का महीना था, ठंड बस चालू ही होने वाली थी। पापा के दादाजी की तबीयत शायद ठंड लगने की वजह से ही खराब हुई थी। ठंडियां आने वाली थी, इसीलिए पापा की मम्मी यानी कि मेरी दादी ने घर के अंदर पड़ी हुई रजाइयों को बाहर निकाला और खटिया पर रख दिया। बाहर हमारे यहाँ उस वक्त बहुत बड़ी खटिया थी। उन्होंने सारी रजाइयों को उसी खटिया पे धूप में बिछा दिया ताकि उनमें लगी हुई धूल निकल जाए और वो ठंड में ओढ़ने के लिए एकदम साफ सुथरी हो जाए। वो खटिया जिस पे दादी ने सारी रजाइयाँ रखी थी, उस वक्त वो घर में सबसे बड़ी खटिया थी। दरअसल वो खटिया पापा के दादाजी की थी। दादी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने की वजह से वो आकर अपनी खटिया पर ही आराम करेंगे। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनकी खटिया पर ढेर सारी रजाइयाँ पड़ी हुई हैं और सूख रही हैं। ये देखते ही वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने गुस्से में पूरी खटिया पलट दी और सारी रजाइयाँ नीचे जमीन पर गिर गई।
और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की वजह से पूरा घर एक जगह इकट्ठा हो गया। वो जोर जोर से दादी को गालियां दे रहे थे। तभी चिल्लाते चिल्लाते उनका बीपी अचानक से बढ़ गया और उनको हार्ट अटैक आ गया। उसी वक्त ही उनकी मौत हो गई। उनकी तबीयत भी खराब थी, वो इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाए। वो उसी वक्त ही खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सब उनको डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनके मृत्यु शरीर को फिर घर लाया गया। उस वक्त शाम हो चुकी थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत्यु शरीर को सूरज ढलने के बाद जलाया नहीं जा सकता था, इसलिए उनके शरीर को घर पे ही रखा हुआ था। रात में सब लोग जग रहे थे। उस वक्त पापा छोटे थे। मम्मी ने उनको खाना खा के सुला दिया था। वो बार बार जग के वापस आ जा रहे थे क्योंकि उनको बहुत अजीब लग रहा था। उसी वक्त पापा की बुआ आई हुई थी। उनकी बुआ ने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं चलो तुमको सुला देती हूँ। बुआ को कुछ पता नहीं था। बुआ ने पापा को दादाजी के कमरे में ही सुला दिया और कुछ देर बाद बुआ भी वहां पर उनको अकेले सुलाकर चली गई। उस वक्त रात के 1 या 2 बज रहे थे। पापा ने बताया था कि वो रात में सो रहे थे और तभी ऐसा लगा कि उनको किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। जब उनको किसी ने थप्पड़ मारा तो उनकी आंखें खुल गईं। वो नींद में थे। उन्होंने उठ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो नींद में थे तो उनको इस चीज का ज्यादा एहसास नहीं हुआ और वो दोबारा सो गए। दोबारा सोने के करीब 10 मिनट बाद वो जिस खटिया पर लेटे हुए थे उसी खटिया को किसी ने उठा के पलट दिया। जब वो नीचे गिरे तो उनकी नींद खुल गई और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उनके रोते ही दादाजी की बुआ भागते हुए उनके पास गई। उन्होंने देखा कि वो जमीन पर नीचे पड़े हुए हैं और जिस खटिया पर वो लेटे हुए थे वो वहीं पर ही साइड में पड़ी हुई है। ये देख के सब लोग हैरान हो गए। इतनी भारी खटिया कोई कैसे उठा के पटक सकता है? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबको यही लग रहा था कि पापा सोते हुए खटिया से नीचे गिर गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके साथ जो भी हुआ कि उनको किसी ने मारा और वो कैसे नीचे गिरे, वो ये चीज बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वो छोटे थे और उनके साथ जो कुछ भी घटा वो ये बात रोते हुए सबको बता रहे थे। उसके बाद उनको सबने चुप कराया। छत के ऊपर और भी बच्चे सो रहे थे, वहां पर जाके उनको सुला दिया गया और इस बार पापा की बुआ उन लोगों के साथ सोई क्योंकि बच्चों को काफी डर लग रहा था क्योंकि घर का माहौल भी ठीक नहीं था। जब पापा की बुआ उनको लेकर ऊपर आई तो उनके पास बिछाने के लिए कोई भी गद्दा या फिर ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था। उस वक्त ठंड भी बहुत थी। फिर बुआ दादाजी के कमरे से गद्दा और कंबल ले आई और उस पे पापा को सुला दिया। वो सो रहे थे। पापा ने बताया कि करीब आधे घंटे बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंबल को पकड़ के खींचा है। कंबल खींचने की वजह से उनको ठंड लगने लगी और उनकी आंखें खुल गईं। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि कंबल उनसे कई मीटर दूर पड़ा हुआ था। वो उठे और कंबल लेकर आए। उन्होंने कंबल दोबारा ओढ़ा और सोने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त बुआ और बाकी सारे बच्चे सो रहे थे। उन्होंने कंबल ओढ़ लिया और 15 मिनट बाद उनके कंबल को दोबारा किसी ने खींचा और ये चीज उन्होंने देख ली। कंबल खींचते वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। उनकी आंखों के सामने कंबल उनके ऊपर से होते हुए उनसे 2-3 मीटर दूर जाके गिरा। उनकी ये कंबल किसने खींची उनको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। पापा दोबारा उठे और उन्होंने कंबल को उठाने की कोशिश की और वो कंबल उनकी आंखों के सामने घिसते हुए छत के कोने पे चली गई। जब उन्होंने ये चीज देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। इतना भारी कंबल अपने आप कैसे उठ सकता था? वो नींद में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और वो बच्चे भी थे। वो छत के कोने पर गए। छत के कोने से जब उन्होंने नीचे देखा तो सब लोग नीचे बैठे हुए थे और उनके दादाजी का मृत्यु शरीर वहीं पे ही रखा हुआ था। वो अपने दादाजी के मृत्यु शरीर के जस्ट ऊपर छत पे ही खड़े थे और उसको देख रहे थे। वो कंबल उनके पैर के पास खड़ा था। वो कुछ देर तक अपने दादाजी के मृत्यु शरीर को खड़े होकर देख रहे थे। फिर उन्होंने कंबल उठाने की कोशिश की। वो दादाजी के शरीर की तरफ देखते ही कंबल उठा रहे थे और वो कंबल छत से गिर के सीधे दादाजी के शरीर के पास आके गिरा। जब वो कंबल उनके पास आके गिरा तो सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि पापा ऊपर खड़े हैं और पापा के पीछे दादाजी खड़े हैं।
सबने उनकी आकृति देखी। वो दादाजी ही थे। पापा ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहे थे और नीचे की तरफ बैठे हुए जितने लोग ऊपर छत पर पापा को देख रहे थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि दादाजी उनके पीछे खड़े हैं। कुछ देर बाद दादाजी की वो आकृति पापा के पीछे से गायब हो गई और पापा वहीं पर खड़े थे। सबने पापा को पीछे जाने के लिए बोला। सबने बोला कि तुम वहां से हट जाओ वरना तुम नीचे गिर जाओगे। पापा वहां से पीछे हट गए और कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर एक मंजिल का ही बना हुआ है। पापा उसी एक मंजिल से छत से नीचे आके गिरे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। वो उसी गद्दे पर आके गिरे जो सुबह दादाजी ने खटिया से उठाकर फेंक दिया था, जिसकी वजह से पापा को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उनके हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऊपर से उठा के उनको नीचे फेंक दिया। पापा के गिरने के बाद वहां जितने लोग थे सब हैरान हो गए। उनको लग गया था कि हो ना हो पापा के दादाजी की आत्मा ने उनको वहां ऊपर से नीचे ढकेला है। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। पापा की जान जाते जाते बची थी। इस घटना के बाद सबको ये तो पता चल गया था कि दादाजी की आत्मा अभी भी घर में भटक रही है और वो तब तक रहेगी जब तक उनके मृत्यु शरीर को जला ना दिया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि उनकी आत्मा ने बस पापा को ही क्यों तंग किया, वो उनको ही क्यों मारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पापा की मम्मी को यह बात समझ में आ गई थी कि दादाजी का सामान जो कोई भी इस्तेमाल करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। रात भर कोई भी नहीं सोया और फिर अगले दिन दादा के मृत्यु शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उनके शरीर को जलाने के बाद 13वीं तक सबने इंतजार किया। सबको 13वीं तक दादाजी के उस घर में होने का एहसास होता रहा। कई बार कुछ बच्चों को तो उनके कमरे के अंदर वो बैठे भी दिखे और कई बार एक अजीब सी परछाई उनके कमरे से आती जाती दिखी। कई लोगों को तो वो छत पे साक्षात नजर आए, लेकिन किसी को भी उन्होंने उस दिन के बाद से तंग नहीं किया क्योंकि किसी ने भी उनके किसी भी सामान का कोई भी उपयोग नहीं किया। 13 के बाद जब सारी पूजा पाठ हो गई और घर का शुद्धिकरण किया गया, उसके बाद से ऐसी कोई भी घटना किसी के भी साथ नहीं घटी। दादी ने दादाजी के जितने भी सामान जो कि घर भर में थे उसको उठा के उनके कमरे में रख दिया और उसमें ताला लगा दिया और उस कमरे को फिर नहीं खोला। वो कमरा आज भी बंद है और वो वही कमरा था जिसके अंदर से मुझे एक आदमी की आवाज आ रही थी और ये बात मुझे पापा ने बताई। पापा ने मुझे ये भी बताया था कि वो कमरा खोलते रहते थे, लेकिन उनको कभी भी ऐसा कुछ अब एहसास नहीं हुआ। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ नॉर्मल रहा। कभी भी ऐसा किसी को एहसास नहीं हुआ कि घर में कोई टहल रहा है या कोई रूह, कोई आत्मा घर पर है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये चीज मेरे साथ क्यों हुई थी। पापा को मेरी बात पर विश्वास था। जब मेरे साथ ये घटना घटी उसके 1-2 साल बाद पापा ने बैंक से लोन ले लिया और पूरे घर को दोबारा तोड़वा के नए घर को बनवाया। जब घर का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था तो दादाजी के उस कमरे को दोबारा खोला गया। तब मैंने पहली बार उस कमरे के अंदर की चीजों को देखा। उसमें वही पुरानी खटिया थी और दादाजी के बिस्तर, उनके कपड़े, दादाजी का बक्सा, वो थाली, कटोरी और गिलास जिसमें वो खाना खाते थे, उनकी कलम और जितनी भी उनकी यूज करने की चीजें थी वो सब उस कमरे में उस वक्त तक रखी हुई थी। दादी ने एक एक चीज देखी और फिर जब मैंने दादी को इस घटना के बारे में बताया तो उनको मेरी बात पर थोड़ा बहुत विश्वास भी हुआ, क्योंकि जो घटना पापा के साथ घटी थी दादी वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ भूल चुकी थी। उनको फिर पापा ने उस घटना को याद दिलाया और मेरे साथ जो घटना घटी वो क्यों घटी उसका मुझे आज भी पता नहीं है। शायद इसीलिए पापा मुझे छत पर जाने से रोकते थे और उनके साथ जो घटना घटी वो नहीं चाहते थे कि अनजाने में वो घटना मेरे साथ भी घटे। फिर पापा ने दादाजी के सारे सामान को पानी में विसर्जित कर दिया। कुछ सामान जो अभी भी ठीक ठाक बचे थे उनको उन्होंने गरीबों में दान कर दिया और कुछ सामान उन्होंने जला दिए। वो उनका एक भी सामान हमारे नए घर में नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उनको शक था कि दादाजी की रूह कभी वापस ना आ जाए। लेकिन जब उन्होंने पंडित से पूछा तो पंडित ने यह बताया कि अब हमारा घर बिल्कुल ठीक है, कोई भी रूह हमारे घर पर नहीं है। मुझे अभी भी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला था कि मेरे साथ वो घटना आखिर क्यों घटी थी। लेकिन घर से उन सारे सामान को निकाल देने के बाद
हमारे घर में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी और फिर सब कुछ ठीक रहा। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।